हेलो एंड वेलकम टू डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन छत्तीसगढ़। यहाँ हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। मेरा नाम रविकांत जायसवाल है। मैं गवर्नमेंट राजमहंत नयनदास महिलांग कॉलेज भटगांव बलौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ में रसायन विज्ञान का सहायक प्राध्यापक हूँ। हमारा टॉपिक है जूल थॉमसन प्रभाव या जूल थॉमसन इफेक्ट। यह इफेक्ट गैसों के ठंडा होने के प्रक्रिया के बारे में समझाता है। इस प्रभाव के द्वारा हम ये जानते हैं कि गैसें ठंडी कैसे हो सकती हैं या ठंडी कैसे की जा सकती हैं। इस प्रभाव के अनुसार when a gas is made to expand adiabatically from a region of higher pressure to a region of low pressure through a small pore, it gets cooled. This effect is called Joule-Thomson effect. इसका मतलब है जब किसी गैस को रुद्धोष्म तरीके से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाता है तो वो गैस ठंडी हो जाती है। इस प्रभाव को जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। रुद्धोष्म प्रकार का अर्थ है कि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऊष्मा न तो तंत्र के अंदर जाए और न ही तंत्र के बाहर निकले। अब प्रश्न उठता है, क्या हम किसी भी गैस को किसी भी ताप पर प्रसारित करके ठंडा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। वास्तव में किसी भी गैस को ठंडा करने के लिए उसे एक निश्चित ताप के नीचे लाना पड़ता है, यानी कि एक निश्चित ताप के नीचे लाने के बाद ही प्रसार द्वारा गैस को ठंडा किया जा सकता है। तो दिस इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड बिलो अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। यह प्रभाव एक विशिष्ट ताप के नीचे ही देखने को मिलता है और इस विशिष्ट ताप को हम विक्रमण ताप या इंग्लिश में इन्वर्शन टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। इस ताप के ऊपर अगर हम गैस को प्रसारित करें तो गैस ठंडी होने के स्थान पर गर्म होने लगती है। इसके बाद इसको हम अगर परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर किसी गैस को रुद्धोष्म तरीके से प्रसार करने पर उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात न तो गैस गर्म होती है और न ही ठंडी, इसे विक्रमण ताप या इन्वर्शन टेम्परेचर कहते हैं। फिर अगला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि चूंकि यह एक रुद्धोष्म प्रक्रम है, इसका अर्थ यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तंत्र न तो कोई ऊष्मा बाहर से अवशोषित करता है न ही बाहर की ओर कोई ऊष्मा उत्सर्जित करता है। ऐसे में तंत्र की कुल ऊष्मा या एंथैल्पी नियत रहती है, स्थिर रहती है। जबकि अगला पॉइंट है द वर्क इज डन बाय एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। तंत्र द्वारा किया गया कोई भी कार्य तंत्र की आंतरिक ऊर्जा खर्च करके ही किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जूल थॉमसन का एक्सपेरिमेंट क्या था। उपकरण का चित्र आपको दिखाया गया है। इस उपकरण में बीच की ओर एक पोरस प्लग या सछिद्र सरंध्र प्लग है, सरंध्र डॉट है, जिसके बाईं ओर जहां ए प्राइम लिखा हुआ है वहां सिस्टम 1 है और दाईं ओर सिस्टम 2 है जहां बी लिखा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि जब हम गैस को सिस्टम ए से सिस्टम बी की ओर प्रसारित करते हैं तो क्या होता है। तो मानिए सपोज अ वॉल्यूम ऑफ V1 ऑफ गैस इज इनक्लोज्ड बिटवीन पोरस प्लग एंड पिस्टन ए एट प्रेशर P1। मान लीजिए कि हमारे तंत्र ए में या पहले सिस्टम 1 में हमारे पास एक गैस बंद है जिसका दाब P1 और आयतन V1 है, और इस गैस को हम पिस्टन पर बहुत हल्का दाब लगाकर, इतना कि दाब में कोई विशेष परिवर्तन न हो, इसको हम सरंध्र डॉट से दूसरे सिस्टम 2 की ओर पास करते हैं जहां गैस का दाब P2 और आयतन V2 हो जाता है। ऐसे में तंत्र 1 पर पिस्टन पर हमारे द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव कार्य है, इसलिए P1 V1 माइनस में होगा, जबकि राइट साइड सिस्टम 2 में
तंत्र द्वारा किया गया कार्य है, पॉजिटिव कार्य है, पिस्टन बाहर की ओर जाता है, इसलिए इसे हम P2V2 से प्रदर्शित करेंगे। यह प्रसार कार्य है। टोटल नेट कार्य जो है वो P2V2 माइनस P1V1 के बराबर होगा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यह एक रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक प्रोसेस है जहां कार्य तंत्र की आंतरिक ऊर्जा को खर्च करके किया जाता है। पहले आंतरिक ऊर्जा E1 थी, खर्च करने के बाद बची आंतरिक ऊर्जा E2 है, इसलिए कार्य में परिवर्तित ऊर्जा W बराबर E1 माइनस E2 होगा। इसके बाद द वर्क डन बाय द सिस्टम, ये हम पढ़ चुके। नीचे की ओर देखिए इक्वेशन 33 की ओर, जहां दिया हुआ है E1 माइनस E2 इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1। अब अगर इस इक्वेशन में हम माइनस P1V1 को लेफ्ट की ओर पक्षांतरित करें तो E1 प्लस P1V1 इज इक्वल टू E2 प्लस P2V2 मिलेगा। चूंकि हम सब जानते हैं E प्लस PV बराबर एंथैल्पी या H होता है, अतः लेफ्ट की ओर जहां E1 प्लस P1V1 लिखा हुआ है वहां H1, और राइट की ओर जहां E2 प्लस P2V2 लिखा हुआ है वहां H2 लिखा जा सकता है। H1 को H2 की ओर पक्षांतर करने पर H2 माइनस H1 या डेल H प्राप्त होगा, और दूसरी ओर जीरो, इसलिए डेल H जीरो नीचे की ओर लिखा हुआ है। इट मींस इन जूल थॉमसन इफेक्ट द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका अर्थ है कि जूल थॉमसन प्रभाव के समय तंत्र की कुल एंथैल्पी या एंथैल्पी जो होती है वो नियत रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला टॉपिक जूल थॉमसन कोएफिशिएंट या जूल थॉमसन गुणांक है। एंथैल्पी एक निश्चित गुण है किसी भी तंत्र का जो तंत्र के ताप और दाब पर निर्भर करता है। अगर इसका हम अवकलन करें तो हमें DH इज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट T dP मिलेगा, प्लस डेल H अपॉन डेल T P यानी कांस्टेंट प्रेशर पे dt के साथ मिलेगा। अब हम सभी जानते हैं कि डेल H अपॉन डेल T जो है ये स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp के बराबर होता है। इक्वेशन 2 में उसकी जगह Cp रख दिया गया है। चूंकि एंथैल्पी कांस्टेंट होगी इसलिए DH का मान 0 होगा, तो लेफ्ट की ओर DH हम 0 रख देंगे। और अब हमारा इक्वेशन है डेल H अपॉन डेल P T dP प्लस Cp dt इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, यानी डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP को राइट साइड ले जाएंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ राइट साइड से dP का पक्षांतर लेफ्ट की ओर करेंगे, जिससे हमको मिलेगा Cp इंटू dt अपॉन dP इज इक्वल टू माइनस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नीचे की ओर अब हम Cp जो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है उसको भी राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। कांस्टेंट एंथैल्पी पे फाइनल इक्वेशन हमको मिलता है डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट H इज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T अपॉन Cp नेगेटिव में। जूल थॉमसन इफेक्ट में यही जो क्वांटिटी आपको डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट H, इसका अर्थ है स्थिर एंथैल्पी पर दाब परिवर्तन के साथ ताप में होने वाला परिवर्तन, इसे हम जूल थॉमसन कोएफिशिएंट या जूल थॉमसन गुणांक के नाम से जानते हैं। नीचे लिखा हुआ है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर फॉल प्रोड्यूस्ड पर एटमॉस्फेरिक ड्रॉप इन प्रेशर व्हेन अ गैस इज पास थ्रू अ पोरस प्लग एट कांस्टेंट एंथैल्पी। इसका अर्थ है कि जब हम किसी गैस को निश्चित एंथैल्पी पर एक सरंध्र डॉट से पास करते हैं तो प्रति एक वायुमंडलीय दाब कम होने पर ताप में जितने डिग्री की कमी आती है उसे जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। हमारा टॉपिक यहाँ पे है। नमस्कार, धन्यवाद।